ये सब ऊपर ऊपर की और बेसिक बेसिक बातें करेगा। लेकिन चूंकि मैंने बोला है कि हमें मॉड्यूल पूरा लाइन टू लाइन रीड करना है, इसलिए मैं रेफर करते जाऊंगा। जब मैं मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा तब आप मॉड्यूल से पढ़ पाओगे। नॉर्मल ये होता है, जब टीचर कोई बुक रेफर करता है तो हमें वो बुक रेफर करना आसान भी होता है और हमें अच्छा भी लगता है कि चलो उस बुक से पढ़ लेते हैं। तो देखो इसको हम शुरू करते हैं। तो इन्होंने पहला ये समझाया कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बैकग्राउंड बताया और बताया टैक्स क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूँ टैक्सेशन क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। तो मैंने बताया आपको डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो टैक्सेस को इन्होंने चार्ट के द्वारा बताया है कि डायरेक्ट टैक्स ये है और इनडायरेक्ट टैक्स ये है। द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जो पे करता है उसी को बियर करना है। और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, दस इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू अदर पर्सन। ठीक है, उसको बर्डन किसी और पे जाता है। और रिग्रेसिव इन नेचर, ऑल द कंज्यूमर इक्वली बियर द बर्डन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। उनकी क्षमता होना हो सबको बराबर ही बियर करना है। और मैंने बोला ऐसे केस में जिसके पास पैसे नहीं है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आईसीएआई ने बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाया है। देखो वो बता रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स है अपनी पीठ पे ले जाओ, इनडायरेक्ट टैक्स है तो दूसरे के पे ला दो। ठीक है, इसके बाद है फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। पहला है इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के एंगल से बहुत ही इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। चलेगा, इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो इनकम टैक्स बड़ा रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप में से कितने लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कोई नहीं, मतलब ऑर्डिनरीली जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, स्टूडेंट हैं हम। लेकिन आप में से कितने लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, हर कोई। तो इसी बात से समझ जाओ कि इनडायरेक्ट टैक्स का बेस ऐसा है कि हर आदमी इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। ठीक है, दूसरा है जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज। ये टैक्स किसके ऊपर होता है, कमोडिटी और सर्विसेज के। मैंने लिखवाया था इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, तो जो भी टैक्स पे करता है वो नहीं बियर करता है, उसको शिफ्ट कर देता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, ये ऐसा कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं टैक्स चुका रहा हूं। डायरेक्ट पिंच नहीं होता। मैं आपसे बोलूं इनकम टैक्स चुका दो तो आप मुंह छुपा के भागोगे, नहीं बस इनकम टैक्स मांग लिया। कई लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, क्यों नहीं करते, इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल फील होता है और बहुत ज्यादा है। कोई समझो, एक पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, अगर वो 10 लाख रुपए कमाती है एक पार्टनरशिप फर्म, तुम दो लोग सीए बन के पार्टनर हो जाते हो, तुम्हारी फर्म में 10 लाख का प्रॉफिट है, तो 30% सीधा टैक्स देना पड़ता है आपको। मतलब 3 लाख टैक्स, मतलब 10 लाख कमाए 3 लाख टैक्स। तो आपको बहुत बुरा लगता है, ये तो बहुत ह्यूज हो गया। और जब बिस्किट लेके आ रहे हो आराम से खा रहे हो, आपने सोचा ही नहीं कि इसके ऊपर मैं क्या लेके आया हूँ, जीएसटी लेके आया। जबकि वो भी कम नहीं है, 18%। थोड़ा और बढ़ाओ तो 20% मतलब 1/5। 20% टैक्स चुका रहे हो आप, 1/5 टैक्स चुका रहे हो आप। 100 का सामान खरीदो तो 20 टैक्स के हैं उसमें, और 80 का सामान है। अगर ये बात आपको पता चल जाए तो आप सारी बिस्किट खा नहीं पाओगे। लेकिन आपको पता नहीं चलता, डायरेक्ट पिंच नहीं करता, इनडायरेक्ट टैक्स को पता नहीं चलता, है ना। तो सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस, बोले इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी जुड़ा रहता है, अलग से मांगते नहीं है। ऑफ द कमोडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम द टैक्स पेयर कंज्यूमर पेज द सेम विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट ही इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब कोई शराबी शराब पी रहा है, एक और क्वार्टर उसको चाहिए, उसका पैसे कम पड़ रहे हैं, उसको पता चल गया ना कि जितने मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं उतने सरकार टैक्स की वजह से बढ़ गए हैं इसकी कीमत, तो वो तो समझ गया ना तुम, उसका सरकार तो भरोसा उठ जाएगा। अगला क्या है, इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का मतलब ये हुआ कीमतें अगर बढ़ती जाएंगी गुड्स एंड सर्विस की,
तो सरकार को बढ़ी हुई कीमत पे जीएसटी मिल जाएगा, मतलब कीमत बढ़ती जाएगी तो जीएसटी अपने आप बढ़ता मिल जाएगा, क्योंकि जो सामान आज 100 का है कल अगर कभी 200 का हुआ, उन्होंने तो बोला कि नहीं नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो 18% टैक्स लेते हैं, हम अपनी रेट नहीं बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन हम अपनी रेट नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो आप समझ गए कि इन्फ्लेशनरी है वो परसेंटेज वाइज लग रहा है, तो जैसे ही कीमत बढ़ती जाएगी टैक्स का अमाउंट अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो टैक्स इम्पोज्ड ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज कॉजेज एन ऑल राउंड प्राइस स्पाइरल। इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली इफेक्ट द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। वाइडर टैक्स बेस मैंने बता ही चुका है, हर आदमी जो कुछ ना कुछ खरीद रहा है वो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वाइड टैक्स बेस है। प्रमोट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर किस तरीके से है, उन्होंने बोला कि जो लोग बहुत अच्छी कमाने की क्षमता रखते हैं उनसे हम ज्यादा टैक्स ले लेते हैं, लग्जरी टैक्स ले लेते हैं, 28% टैक्स ले लेते हैं, और जो चीजें बेसिक नीड की हैं, आम आदमी की जरूरत की है, ठीक है, उस पर हम टैक्स नहीं लेते हैं। हम सब्जियों पे टैक्स नहीं लेते हैं, आटे पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी महंगी कार खरीद रहा है तो हम उस पर 28% टैक्स लगाएंगे। कोई 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है उसमें हम 28% टैक्स लगाएंगे। कोई नॉर्मल है तो 18% लगाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल आप रेस्टोरेंट में जाते हो अगर वो नॉन एसी है तो वहां 5% टैक्स लगता है। कितना लगता है? 5। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये किस तरीके का है, ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को। तो हायर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन दी कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। हार्मफुल प्रोडक्ट हैं ये जो लग्जरी चीजें हैं उन पर ज्यादा टैक्स लिया जाता है, और जिन चीजों की जनता को जरूरत है, सबको बेसिक नीड है, उस पर टैक्स लिया ही नहीं जाता। तो इस तरीके सिस्टम, जैसे टोबैको वगैरह पे टैक्स बहुत ही ज्यादा लगता है। मैं बताता हूँ आपको कैसा होता है टैक्स टोबैको पे। तो टोबैको के केस में एक्साइज भी लगता है प्लस जीएसटी भी लगता है, ठीक है। डबल टैक्स लग जाता है। क्या क्या? एक्साइज प्लस जीएसटी। सर हमने तो पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग में पहले एक्साइज लगता था, बेचने पे वैट लगता था, फिर वो सब तो खत्म हो गया। अब बनाओ या बेचो क्या लगता है? जीएसटी। लेकिन टोबैको के ऊपर बनाने पे एक्साइज और बेचने पे जीएसटी लगेगा। तो डबल टैक्सेशन लगाया गया। क्यों? कि उसके प्राइस बढ़ जाए और आम जनता उसको खरीद ना पाए। समझ रहे हैं? तो वो जनता को बचाने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं। फैक्ट्री बंद नहीं कराई उन्होंने कि नहीं, फैक्ट्री बंद कर दो, टोबैको नुकसान करते नहीं, उन्होंने बोला नुकसान कर दिए, इसमें इतना टैक्स लगाएंगे, इतना महंगा करेंगे, इतना महंगा करेंगे, कोई इसको खरीद ना पाए। तो उन्होंने महंगा करा, तो अब गुटखे तंबाकू महंगे आते। सोशल जस्टिस कर रही सरकार, देख रहे हो। ठीक है, रिग्रेसिव नेचर समझा चुका हूं मैं आपको। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी कैसे आया ये बात सुन ले। बहुत बेसिक बात है, आपको रीड करनी है, आज से ही मॉड्यूल पढ़ देंगे आप, ठीक है। जस्ट गो थ्रू करना है, जो आपको काम का लगता है वो नोट करना है, और मैं ऑलरेडी नोट करा दूंगा। अभी मैंने इस एंगल से नहीं आज की क्लास ली है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं। 2000 बस 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक उनका सपना था कि जीएसटी लगे, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस क्या होते हैं, कंफ्यूज करते हैं टैक्स पेयर को। प्लस मैं समझाऊंगा पुराना सिस्टम क्या था। तो वहां टैक्स सेंट्रल भी लेती थी और स्टेट भी लेती थी, और कई बार डबल टैक्स हो जाता था। और डबल टैक्सेशन होने को हम बोलते हैं कैस्केडिंग होना। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग होना। कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना, ठीक है। तो ऐसा टैक्सेशन सिस्टम था। तो 2000 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 2000 से 2004 तक थे वो, ठीक है, 1999 से। उन्होंने अनाउंस किया था कि जीएसटी इंडिया में लाएंगे, फिर नहीं आ पाया जीएसटी इंडिया। 2000 की बात है जब जीएसटी इंडिया में आना था, पर 2004 में अनाउंस किया गया कि 2006 तक इंडिया में जीएसटी आ जाएगा, नहीं आया। 2009 में अनाउंस करा गया, पी चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि अब 2012 तक तो जीएसटी हर हाल में इंडिया में आ ही जाएगा। ये आपको तो पता है, तब भी नहीं आया। फिर 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने बोला कि हम 2014 में ही जीएसटी लाएंगे, ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी करा देंगे, लेकिन 2014 में भी नहीं आया। फाइनली 2017 में जाके जीएसटी क्या हुआ है, 1 जुलाई से ऑल इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है, और 8 जुलाई से जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में कब से? 8 जुलाई से। और ऑल इंडिया में कब से? 1 जुलाई से।
तो इतनी लंबी प्रोसेस क्यों लग गई जीएसटी आने में, मैं कल के लेक्चर में समझाऊंगा। मैं अभी बात क्या समझा रहा हूँ कि जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, इंडिया में कैसे जीएसटी आता रहा। तो इन्होंने एक डायग्राम दिया होगा, मेरे हिसाब से नहीं दिया होगा तो मैं बना दूंगा। देखो ये थोड़ा सा हमें रीड करना है, एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है ये डायग्राम। जीएसटी कैसे आया, क्या जेनेसिस रहा उसका, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिख रहा है आपको, बस बाहर निकल आया। इन ईयर 2000 द देन प्राइम मिनिस्टर, तब के प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप अ कमेटी टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। 2000 में जीएसटी का लाने के लिए एक कमेटी बिठा दी गई कि आप बनाओ इंडिया में कैसा जीएसटी आ सकता है। 2004 में लिखा नहीं इसमें, ठीक है, एक टास्क फोर्स बनाया गया, किसी चीज को जल्दी लाना हो, उसके जो बेनिफिट हैं, जो उसके डिसएडवांटेज समझने के लिए टास्क फोर्स बना दिया जाता है कि आप ये बताओ कि इंडिया में ये कैसे आ सकता है, इसके आने से इंडिया में क्या फायदा होगा, इसके आने से इंडिया में क्या नुकसान हो सकता है, कहाँ कहाँ डिफिकल्टी हो सकती है इसको आने में, ताकि हम इस पर काम करें। तो 2004 में टास्क फोर्स बना दिया गया। 2006 में क्या हुआ, अनाउंस बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी थे, उन्होंने अनाउंस किया ड्यूरिंग बजट ऑफ 67 दैट जीएसटी वुड इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। 2006 में उन्होंने बोल दिया 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, किसने बोला, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने। कब बोला, 2006 में। फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप पता। फिर 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तब उन्होंने क्या बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मैं समझाऊंगा, इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो। लोकसभा में एक बिल पास किया गया। कोई भी एक्ट बनाना हो तो पहले बिल बनता है, उस पर बहस होती है, ठीक है, और फिर उस पर जब लोग एग्री हो जाते हैं, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बोथ हाउसेस पार्लियामेंट 2 हाउस होते हैं संसद में, एक जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। क्या नाम है उनके, लोकसभा और राज्यसभा। हम कितने भी इंग्लिश मीडियम से हो, यही 2 हैं, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, तो ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने जब बिल को पेश किया जाता है, उसमें बहस होती है, उसमें कोई चेंज करना है तो उसको चेंज किया जाता है, फिर से बहस होती है, फिर कोई पॉइंट निकलता है, फिर चेंज करा जाता है। तो पर्याप्त बहस चली, 2014 से बहस चली, ठीक है, और 2 साल चली 2016 तक। तो जीएसटी लाने के लिए एक बिल रखा गया। थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो बातें अब बोल रहा हूं मैं। भारत का संविधान में कहीं लिखा ही नहीं था जीएसटी जैसा कोई टैक्स लग सकता है, और भारत में कोई टैक्स तब तक नहीं लग सकता है जब तक कि भारत का संविधान इस बात की इजाजत ना दे। और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं बताऊंगा, कल का प्लान था मेरा, इसलिए मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा था। फिर भी भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें एक आर्टिकल है 265। क्या है, आर्टिकल 265। वो ये बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड अनलेस विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप कोई भी टैक्स तब तक नहीं ले सकते, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट, जब तक कि आपको संविधान टैक्स लेने की इजाजत ना दे, तब तक आप टैक्स नहीं ले सकते। जैसे हमने आज पढ़ा था कि जीएसटी किस पे नहीं लगता, एल्कोहल पे। ये बात आर्टिकल 366(12)A में लिखी है, भूल जाओ आर्टिकल का नाम, इतना ध्यान रखो कि जीएसटी नहीं लगता किस पे, एल्कोहल पे। ये बात संविधान में लिखी है, यानी संविधान अगर जीएसटी की परमिशन नहीं दे रहा है एल्कोहल पे, तो कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी कर ले। भारत का सुप्रीम लॉ है संविधान, भारत का सुप्रीम लॉ, यानी कोई भी नियम जो ऐसा बने जो संविधान के अगेंस्ट हो, वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। ये वर्ड आपने कहीं पढ़ा होगा, लॉ में पढ़ा होगा। हम पढ़ते हैं कि कोई मेमोरेंडम के अगेंस्ट बनता है हमारा कोई भी रूल, या कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट कोई रूल बनता है, तो वो अल्ट्रा वायरस टू दी कंपनीज एक्ट कहलाएगा। मेमोरेंडम के अपोजिट कोई रूल बनता है हमारा, कोई हम नियम बनाते हैं, तो वो अल्ट्रा वायरस टू दी मेमोरेंडम कहलाएगा। किसी भी चीज के अगेंस्ट होता है तो उसका अल्ट्रा वायरस कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा कानून है संविधान, जो भी है, सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सब कुछ उसके नीचे है।
तो अगर संविधान परमिशन नहीं दे रहा है तो कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगाया जा सकते। ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है? 265। कल मैं प्रॉपर नोटिंग करा दूंगा आपको सारे आर्टिकल की, आप उस पर दिमाग मत लगाओ, आप बातों पे दिमाग लगाओ, आर्टिकल नंबर मैं कल करा दूंगा आपको। तो 265 बोलता है कि जब तक परमिशन ना हो तब तक टैक्स ना लगाएं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। तो मैंने यहाँ क्या बोला था आपको कि अब भारत के संविधान में जीएसटी लगाने की परमिशन नहीं थी, तो हमें क्या करना पड़ा, भारत के संविधान को अमेंड करना पड़ा और उसमें परमिशन डालनी पड़ी कि अब भारत में क्या लग सकता है, जीएसटी लग सकता है। ठीक है, तो भारत के संविधान को अमेंड करने के लिए बिल रखा गया संसद भवन में। किसको अमेंड करने के लिए? जीएसटी तो था ही नहीं, तो उसको तो अमेंड कर भी नहीं सकते, है ही नहीं, जो क्या अमेंड करोगे। तो अमेंड किसको कर रहे हो आप? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने के लिए एक बिल रखा गया। देखो बिल क्या होता है समझना अच्छे से। बहस चल रही है कुछ मुद्दों पे, जब से भारत का संविधान बना है, ठीक है, तब से कई साल हो गए, 71 प्लस 75 समथिंग होने वाले। तो आप ये समझोगे संविधान जब से बना है उसमें कुछ कमियां रहती हैं जिसमें वो हम धीरे धीरे अमेंड करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अमेंड होती रहती हैं। अब कुछ चीजें अमेंड हो चुकी हैं और कुछ चीजों पे बहस चल रही है। ध्यान सुनना इस बात। एक मुद्दा ये लेके आए हैं किसी भी चीज का, तो इन्होंने एक संविधान में बिल रखा संविधान में अमेंड करने का। सपोज करो इनके बिल का नंबर है 99। एक मुद्दा इनने संविधान में रखा हुआ है कि इस पे भी बहस करनी है। हो सकता है उसका जो बिल नंबर हो वो 100। एक मुद्दा इन्होंने रखा हुआ है 101वें नंबर का, इन्होंने 102वें नंबर का, इन्होंने 103वें नंबर का, इन्होंने 104वें नंबर का, इन्होंने 105वें नंबर का। ऐसे कई मुद्दे हैं जो संविधान में बहस, संविधान के संबंध में जिसपे बहस चल रही है। अब हो सकता है कोई मुद्दे को पहले ही परमिशन मिल जाए दोनों बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से और उस पर राष्ट्रपति क्या कर दे, साइन कर दे। और कुछ मुद्दों पे जो रखे पहले गए थे लेकिन उस पर परमिशन बाद में मिले, बहस लंबी चले। कई मुद्दे ने जो हमारे सामने आए और खत्म हो गए, डिस्कशन ही नहीं हुआ, बिल रखा पास। तो जीएसटी के लिए जो अमेंडमेंट लाने थे उसके संबंध में जो संविधान में बिल रखा गया था, वो बिल का नंबर कितना था? 122वां नंबर, यानी 122वां बहस का मुद्दा था वो भारत के संविधान में अमेंडमेंट का। लेकिन जब वो पास हुआ तो उसके पहले भी कुछ बिल रखे होंगे, 90 नंबर का, 91 नंबर का, 92 नंबर का, 98 नंबर का, 100वें नंबर का, और वो था 122वें नंबर का। तो कुछ बिल उसके पहले के पास हो गए लेकिन कुछ बिल उसके पहले के पास नहीं हुए, वो बाद में हुए होंगे। तो जब 122वां बिल पास हुआ तो वो पास होने के नंबर से 101वें नंबर पे था, यानी वो अमेंडमेंट कितने नंबर का है? 101वें नंबर का, जो कि बहस का मुद्दा कितने नंबर का था? 122वें नंबर का था। तो फिर जो 101वें नंबर का बहस का मुद्दा था उसकी बहस कंक्लूड नहीं हुई, वो अभी भी बहस का मुद्दा है। सही है? तो बताओ ये बिल नंबर क्या था इसका? 122। और ये अमेंडमेंट एक्ट कौन से नंबर का बना? 101वें नंबर। मतलब मैं बोलूं कि भारत के संविधान में कौन से नंबर के अमेंडमेंट से जीएसटी के प्रोविजन लाए गए? कौन से नंबर के अमेंडमेंट से जीएसटी के प्रोविजन लाए? 101। और कौन से नंबर के बिल से बहस हुई थी? 122। क्या आपको समझ आ गया कैसे 122 वाली चीज 101 पे आ गई? क्योंकि उसकी परमिशन पहले मिल गई। तो कोई भी चीज एक्ट कब बनती है समझें, या अमेंडमेंट कैसे होता है वो समझें। कोई भी एक्ट अगर आना हो तो पहले उसका आता है बिल, लोकपाल बिल, सुना है आपने? लोकपाल बिल, उस पर बहस होती है। अगर दोनों पक्ष एग्री हो जाते हैं तो वो राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाता है कि इस बिल को आप देख लो, सही लगे तो साइन कर दो। भारत में राष्ट्रपति के पास पावर जो है वो थोड़ा दिखावटी वाले हैं, एक्चुअल पावर नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास एक्चुअल पावर है, वहां के प्रधानमंत्री के पास वैसे पावर नहीं। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ही प्रधान है, राष्ट्रपति केवल हेल्पर है एक तरीके का। नहीं मैं अदरवाइज नहीं बोला, सीरियसली बोला, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास। जैसे आपको कई बार पता नहीं होता कि हमारे यहाँ का गवर्नर कौन है एमपी का, मैं पूछ नहीं रहा, आई एम नॉट इंसल्टिंग, लेकिन समझ गए ना कि हमारा क्या राज्यपाल कौन है, नहीं पता होता कि उसे काम ही नहीं पढ़ना, वो कुछ करते ही नहीं है, है ना। तो भारत में प्राइम मिनिस्टर होता है,
लेकिन जो फॉर्मेलिटी के जो साइन वाले काम है वो कौन करता है, अल्टीमेटली राष्ट्रपति करता है। तो जब बहस का मुद्दा होगा, उस पर बहस हो जाएगी, दोनों लोग एग्री हो जाएंगे, तो उसको राष्ट्रपति जी के सामने लेके जाया जाएगा, और जब वो साइन करेंगे तब वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो, अब यहां से आपको समझ आएगा। हमें भारत के संविधान में अमेंडमेंट करने थे, क्यों करने थे कल के लेक्चर में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। तो 2014 में हमने एक बिल रखा जब मोदी सरकार आ गई, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सीट थी, तो उनके पास वाकई में पावर था, वो किसी बिल को पास करवा सकते थे। ठीक है, जबकि उसके पहले जो सरकार थी उसके पास इतना एब्सोल्यूट पावर नहीं था, वो मिली जुली सरकार थी, वो खुद समझ रहे। तो अगस्त 2016 में क्या हुआ, 2 साल बहस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड। 101वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया, और उसके थ्रू जीएसटी भारत में लाया गया। ये हम पढ़ा है जीएसटी की जर्नी कैसी चल रही है। 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाने का मतलब ये होता है कि हाँ, संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप जीएसटी लगा सकते हैं, लेकिन ये तो संविधान इजाजत दे रहा है, अब आपको वो टैक्स लगाना है तो उसका एक्ट भी तो बनाना पड़ेगा। भारत का संविधान इजाजत देता है कि आप इनकम टैक्स लगा सकते हो, तो संविधान में थोड़ी ना प्रोविजन लिखे इनकम टैक्स के, वो तो कहाँ लिखे, इनकम टैक्स एक्ट में। तो संविधान आपको इजाजत देता है जीएसटी लगाने की, तो प्रोविजन कहाँ लिखेंगे, जीएसटी एक्ट में। तो जब संविधान से हमें परमिशन मिली, तो फिर क्या किया गया, एक मीटिंग बुलाई गई, और जिनकी मीटिंग बुलाई गई उसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। क्या बोलते हैं उसको, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई सितंबर 16 में, और बोला गया कि चलो हमें परमिशन मिल गई है संविधान से, अब बताओ कैसे भारत में जीएसटी लगाए जो ठीक रहेगा। काउंसिल की मीटिंग हुई, काउंसिल ने चीज़ों को डिस्कस करा, निकाला, और फिर क्या किया गया, उन्होंने डिसाइड करा कि कैसे कैसे प्रोविजन बनाए जाएंगे जीएसटी लगाने के लिए, क्या क्या जीएसटी की रेट होंगी, कौन जीएसटी देगा, कब जीएसटी देगा, किस चीज़ पे जीएसटी लगेगा, किस पे जीएसटी नहीं लगेगा, किसको एग्जम्प्ट करेंगे, किस पे 28% लेना है, किस पे 18 लेना है, किस पे 5 लेना है, किस पे नहीं लेना है, ये सारी चीज़ों पे को उन्होंने डिस्कस किया। और फिर क्या किया गया, जब सब डिसाइड हो गया तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स, उन्होंने बोला कि एक्ट पास कर लो। कौन कौन से, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट बताऊंगा सब, एंड कंपेंसेशन सेस बिल। ये बिल पास कर दो, जो बिल बाद में क्या बनेंगे, एक्ट बनेंगे। तो ये बिल कब रखे गए, मार्च में फिर से संसद भवन में बिल पहुंचे। अभी पहले भी बिल पहुंचे, अभी बिल पहुंचे। पहले किस चीज का बिल पहुंचा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का। अब किस चीज का बिल पहुंचा, एक नया एक्ट बनने वाला है, इसका नाम है जीएसटी एक्ट। तो सेंट्रल का अलग से एक्ट होता है सीजीएसटी एक्ट, स्टेट का अलग से एक्ट होता है एसजीएसटी एक्ट। तो इनके बिल क्या करे गए, पेश करे गए, और फिर अप्रैल 17 में क्या हुआ, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस एक्ट क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, और मई बिल्कुल नहीं याद करना, ना डेट याद करनी, ना कुछ याद करना है, केवल बात समझने की कैसे चीजें प्रोसेस होती हैं। ठीक है, फिर मई 17 में क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड ऑल दी रूल्स। ये समझाऊंगा मैं क्या हो रहा है। तो यहां देखो अप्रैल में एक्ट पास हो गए, और फिर क्या हुआ, 30 जून को ऑल स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट। जो यहां पे पास हुए हैं, जो यहां पर पास हुए सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपेंसेशन सेस, इस सारे बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल हैं, और जो यहां पास हुए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट हैं। मैं अभी इतने कम समय में नहीं समझा सकता, कल के लेक्चर में बिल्कुल समझाऊंगा कि कैसे एक्ट हैं, क्यों आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी क्या कहलाती है, सब चीजें समझाऊंगा। वैसे समझो कि जो एक साथ दिख रहे हैं ना अप्रैल में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट पास करे। कौन कौन से, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस। कल समझाऊंगा ये क्या होता है, फिर वो भूल जाओ। फिर क्या हुआ, 30 जून तक सारे स्टेट ने, हर स्टेट में अलग अलग एक्ट पास होना था, वो सारे सेंट्रल में होने थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक बार में बैठी, उन्होंने बोला कि बताओ कौन कौन से बिल पास करने हैं, तो रखे गए 4 बिल पास करने, उन्होंने बोला ला, सील साइन, सील साइन, सील साइन, खत्म। तो बैंक में आप गए, आपको कुछ काम है, तो एक काउंटर का काम हो चुका है, अब दूसरे काउंटर वाले काम बचे। तो सेंट्रल को जो बिल पास करने थे उनने तो एक दिन में सारे कर दिए।
अगेन बोल रहा हूँ, मोदी जी की जब गवर्नमेंट थी तब का ये काम है, तो बीच में कोई रोकने वाला था ही नहीं, जो होना है वो होना, डिस्कशन ही नहीं था। सही है। फिर स्टेट में पास होने थे, अब स्टेट में तो कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी की, और पॉलिटिक्स का रूल होता है सही गलत नहीं होता, कौन कर रहा है उसके हिसाब से होता है कि ये सही है या गलत। सिंपल सी बात है यार, बीजेपी कह रही तो सिंपल सी बात है, कांग्रेस बोलेगी गलत है, कांग्रेस कर रही तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत है, कौन बोलेगा, बीजेपी। हर स्टेट पे अपना कंट्रोल नहीं। तो स्टेट में धीरे 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 बिल पास होना शुरू हुए, एक दिन नहीं पास हुए, सबकी अलग अलग मीटिंग हो रही है, ठीक है, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं। स्टेट की जो मीटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विधानसभा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट असेंबली भी बोलते हैं। तो विधानसभा में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तारीख को अलग अलग बिल पास हो गए, क्योंकि सेंट्रल से अनाउंसमेंट किया गया था कि सारे बिल पास कर लो 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2017 से हर हाल में भारत में जीएसटी लाया जाएगा, तो सब लोग पास कर लो बिल। तो सब लोगों ने 30 जून तक क्या कर लिए, अपने अपने बिल पास कर लिए, लेकिन एक रह गया, नाम तो सुना ही होगा, कौन रह गया, जम्मू एंड कश्मीर। तो बोला कि अब भाई तुम अपना देख लेना, क्योंकि हमारा अनाउंसमेंट है 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से ऑल इंडिया में जीएसटी पास हो गया, ठीक है, सारे स्टेट ने फॉलो करना शुरू कर दिया, 30 जून तक सबका हो गया, बस जम्मू कश्मीर रह गया, उसमें भी कितने तारीख तक, 8 जुलाई तक वहां भी SGST एक्ट पास बाय जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो 8 तारीख तक उन्होंने भी कर दिया। तो अल्टीमेटली ऐसे बोले कि जीएसटी कब लॉन्च हुआ, तो 1 जुलाई को लॉन्च हो गया। बस कहाँ लॉन्च नहीं हो पाया, जम्मू कश्मीर में, जो कि कहाँ लॉन्च हुआ, 8 जुलाई को। सेशन खत्म हो रहा है, मैं तुमसे 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है, बिल और एक्ट में किस चीज का अंतर होता है। तो बिल जैसे डिस्कस होता है प्रेसिडेंट के साइन हो जाए, क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जीएसटी के लाने के लिए हमें कहाँ अमेंडमेंट करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्यों कल बताऊँ। कौन सा अमेंडमेंट बिल रखा गया, 122 में, जब वो पास हुआ कितने नंबर पे आ गया था, 101 में यहाँ पे। बाकी डेट इररिलेवेंट है, ये बताना है जीएसटी इंडिया में कब से हुआ चालू, 1 जुलाई से। सारे स्टेट में हो गया क्या, कौन से स्टेट में रह गया, जम्मू एंड कश्मीर में रह गया, ठीक है, ओके। कल मैं आपको एक्ट के बारे में बताऊंगा बाकी चीजें। ओके ओके, थैंक यू सो मच। 2 चीजों के लिए, गर्मियों में एडजस्ट करा आपने, लाइट वाइट गई जो जाती नहीं है, मतलब कल नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा लंच का सीरियसली ध्यान रखना, मजाक की बात नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा या तो लगभग ऐसा कि 12 बजे के आसपास लंच कर लेना, ताकि क्लास के जस्ट पहले लंच करके ना बैठे, है ना, अच्छा नहीं लगता ना बैठ के सो। वैसे ब्रेक तो आपके हो गए थे, ये वहां रिसेप्शन से।